नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला। तो इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि मैं जितने प्रश्न आपको बता रहा हूँ, सिर्फ यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं, तो सोच लीजिए कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ये जो वीडियो बनाया है, ये 2 चैप्टर इसमें इंक्लूड किए हैं। एक यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरा भारत में राष्ट्रवाद का उदय। दोनों चैप्टरों के जितने अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनने वाले हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न, सिर्फ मैं उसी को रखा हूँ। कोई फालतू जो चीज़ है मैं इसमें नहीं आपको दिया हूँ। सिर्फ यदि ये पढ़ लेते हैं तो इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको आपके बनेंगे एग्जाम में, वो आप सब हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग को पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। देखिए, यदि मेरी बातें आप मानते हैं तो सोच लीजिए कि आपको जो है पहला नंबर की केवल पास नहीं होना है। दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए, यदि आपको केवल पास होना है तो भाई पास हो जाएंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हम सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप 90 से प्लस जो है स्कोर करके लाएं। और इसके तमाम उदाहरण पिछले साल बच्चों को देखे होंगे। जाकर आप कम्युनिटी में देख सकते हैं कि बहुत सारे संस्था के ऐसे विद्यार्थी हैं, ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं, जो एसएसटी में 97 मार्क तक लाए हैं। ठीक है ना? तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी चीज़ मैं बताऊँगा आपको, और वीडियो में मैं आगे आपको ये भी बताऊँगा कि आप बिना याद किए हुए, बिना रटे हुए अपनी कॉपी को कैसे लिख सकते हैं। केवल आपको टैग वर्ड पकड़ लेना है और कैसे-कैसे अपने उत्तर को बनाना है, ये मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वो विकल्पीय प्रश्न बनेंगे, उसको मैं हिंट दे दूँगा, आप लोग उससे नोट डाउन करिएगा या उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए, ऑटोमान बिस्मार्क कौन था? यह क्यों प्रसिद्ध हुआ था? तो ऑटोमान बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ-साथ तत्कालीन यूरोप का एक प्रभावशाली नेता था। याद रखिए, ऑटोमान बिस्मार्क कौन था? जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ-साथ जो उस समय का यूरोप था, उस पूरे यूरोप का एक प्रभावशाली नेता माना जाता है ऑटोमान बिस्मार्क को। उसके बाद कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। याद रखिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या थी? महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1870 तक बिस्मार्क ने अपने रक्त और लौह की नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल किया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि रक्त और लौह की नीति किसने चलाई थी? तो याद रखिए, किसने चलाई थी? तो बिस्मार्क ने चलाई थी। फिर कह रहा है कि 1871 से 1890 तक बिस्मार्क राज्यों के मामले में सर्वोच्च शिखर पर था। यानी 1871 से 1890 तक जो पूरे जर्मनी के जो राज्य थे, उसमें उस सर्वोच्च पद पर था। 1890 में वो अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो ये संक्षिप्त विवरण है आपका लघुत्तरीय प्रश्नों का। इतना से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इसका पीडीएफ मैं नीचे ग्रुप दे दूंगा, चैनल दे दूंगा लिंक व्हाट्सअप का, उससे आप लोग जुड़ जाइएगा, उसमें हम इसका पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, फ्रांस की क्रांति शुरू कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी आपके 5 मई 1789 ईस्वी को। फिर कह रहा है कि फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति इसका क्रांति का मुख्य कारण था। शोचनीय का मतलब होता है चिंतनीय, यानी जो फ्रांस की उस समय की स्थिति थी वो काफी दयनीय और चिंतनीय थी, जो क्रांति का प्रमुख कारण मानी जाती है। ऐसा नहीं है, उसका सामाजिक कारण भी था, राजनीतिक कारण भी था, लेकिन प्रमुख कारण जो है वहाँ की आर्थिक स्थिति मानी जाती है। क्योंकि लुई 16वां के शासनकाल में, मालूम है आप लोग को, ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। लुई 16वां के शासनकाल में ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसकी फिजूल खर्ची से पूरा जो राजकोष है वो क्या हो गया था? खाली हो गया था। और पूरा जो है आर्थिक रूप से वो दिवालिया हो गया था। जो फ्रांस था उस समय आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया था, यानी एकदम कंगाल हो गया था। याद रखिए, ऐसे हालात में शासक ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया, जिसका जनता ने विरोध किया। देखिए, एक तो देश जो है पूरा कंगाल हो गया था फिजूल खर्ची की वजह से। उसकी जो पत्नी थी मेरी एंटोनेट, उसके कारण भी उसका जो फिजूल खर्ची था वो अलग ही था। उसके बाद जो है आप लोग को मालूम है कि फ्रांस उस समय 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय और तृतीय। और टाइद और टाइल नामक कर वसूला जाता था। जैसे प्रथम स्टेट के लोग तृतीय स्टेट से टाइद नामक कर वसूलते थे और दूसरी स्टेट के लोग तृतीय स्टेट से टाइल नामक कर वसूलते थे।
इसलिए पूरा जो टैक्स का लोड हो गया था जनता पर, तो ये फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण माना जाता है। फिर कह रहा कि ई स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का में विस्फोट हो गया। इस दृष्टि से फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का एक प्रमुख कारण बन गया। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसका टेंशन में आपको ये नहीं पढ़ना है कि नहीं इसको रट ही जाना है, रटना नहीं है, बस आप इसको सुनते रहिए, केवल हमारी बातों को आप सुनते रहिए, आपके दिमाग में खुद ब खुद बन जाएगा कि हाँ हमको लिखना कितना है और लिखना कैसे है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि जोसेफ मेज़िनी, जिसको जोसेफ मेस्सीनी भी कहा जाता है या इसको जोसेपे मेस्सीनी भी कहा जाता है, कि विचारों पर प्रकाश डालना। देखिए जोसेपे मेस्सीनी इटली में राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना जाता है। इसका जन्म 1807 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जिनोवा में हुआ था। सन भी याद रखिएगा, 1807 ईस्वी में जिनोवा में हुआ था। अपनी किशोरावस्था में ही यह कार्बोनारी गुप्त संगठन नाम का सदस्य बना था। याद रखिएगा, अपनी युवावस्था में ही वह कार्बोनारी गुप्त नामक गुप्त संगठन का सदस्य बना था। अब मात्र 24 वर्ष की आयु में लिंगुरिया क्रांति के प्रयास करने के लिए इसे देश से बाहर निकाल दिया गया था। याद रखें, मात्र 24 वर्ष की आयु में लिंगुरिया में क्रांति का प्रयास करने यानी विस्फोट करने, विस्फोट का मतलब एक सामाजिक एक तरह से क्रांति, क्योंकि क्रांति शब्द का ही मतलब होता है किसी भी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, तो उसे देश से बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद 1831 ईस्वी में मार्सेई में इसने यंग इटली का स्थापना किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 1831 जोसेफ मेस्सीनी किस संस्था का स्थापना किया? यंग इटली का स्थापना किया। उसके बाद बर्न में उसने यंग यूरोप का स्थापना किया। अगला है कि पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवाओं को इस संगठन का सदस्य बनाया गया था। याद रखिए, केवल यहाँ ही नहीं, याद रखिए ऐसा नहीं है कि केवल इसकी बात कर रहा है, इटली की बात कर रहा है। ये सिर्फ इटली की बात नहीं कर रहा है, पूरे यूरोप में जो पोलैंड था, फ्रांस था, इटली और जर्मनी राज्य में समान विचारधारा, जो जोसेफ मेस्सीनी की विचारधारा से मिलने वाले जो युवा थे, यानी उसकी विचारधारा का अनुपालन करने वाले जो युवा थे, उनको इस संगठन का सदस्य बनाया गया। उसके बाद कह रहा है कि इटली के नवनिर्माण में मेज़िनी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। इटली की एकता और युवा शक्ति पर अत्यधिक विश्वास था। कह रहा है कि उसे इटली की एकता और युवा शक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास था। आगे कह रहा है कि मेज़िनी एक महान दार्शनिक होने के साथ साथ एक दूरदर्शी राजनेता भी था, अतः उसने जन संप्रभुता के सिद्धांत पर जोर दिया। ड्यूटीज ऑफ मैन नामक पुस्तक में उसने इटली की जनता के समक्ष राष्ट्र प्रेम का एक आदर्श प्रस्तुत किया। उसने एकता, स्वतंत्रता, कल्याण, समानता तथा विश्वास के आधार पर इटली के एकीकरण को बल दिया। मेस्सीनी के शब्दों में पहले तुम मनुष्य हो, यानी मेस्सीनी जब बोलता था अपने, उसका शब्द था कि पहले तुम मनुष्य हैं, उसके बाद किसी देश के तुम नागरिक हो या कुछ भी हो। ये उसका एक बहुत ही जोरदार कथन था, एक तरह से नारा कह लीजिए। तो ये था मेस्सीनी के बारे में। यानी ये क्या प्रश्न था? याद रखिए, प्रश्न था कि जोसेफ मेस्सीनी के विचारों पर प्रकाश डालना है, यानी उसके विचार बताना है कि उस कैसे माइंड सेट का वो व्यक्ति था जोसेफ मेस्सीनी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि वीडियो देखते हुए आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि पसंद आए तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा था। ये 2023 में जो है प्रश्न पूछा गया है। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में ये आता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट 1769 से 1829, यानी 1769 में उसका जन्म हुआ था, 1829 में उसकी मृत्यु हुई थी। एक फ्रांसीसी सैन्य नेता और एक सम्राट था, जिसने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के अधिकांश भागों पर विजय प्राप्त की थी। इसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को फ्रांस के कार्सिका द्वीप पर हुआ था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। नेपोलियन ने अपने युद्ध कौशल से फ्रांस के विदेशी शत्रुओं से मुक्ति दिलाई। अपने अदम्य साहस और वीरता के कारण वह 27 वर्ष की अवस्था में फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली का सेनापति बनकर सार्डिनिया पर विजय प्राप्त कर ली थी। याद रखिएगा, सार्डिनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए गया। अब 15 दिसंबर 1799 ईस्वी को उसे फ्रांस का सम्राट घोषित मैंने स्वीकार कर लिया गया। 25 दिसंबर 1799 को उसने देश में नवीन संविधान लागू किया। नेपोलियन ने निश्चित रूप से फ्रांस में प्रजातंत्र को नष्ट किया था, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिनका मकसद यानी जिनका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक व्यवस्था को कुशल और समर्थ बनाना था। 1804 ईस्वी में प्रभावी हुई नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता के तहत प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। यानी नेपोलियन ने कौन कौन सा परिवर्तन किया? नेपोलियन की जो संहिता है, याद रखिएगा 1804 ईस्वी में, इसमें कौन कौन से नियम लगाए गए, आइए इन नियमों को ध्यान से हम लोग देखते हैं।
पहला नियम था कि किसानों को भू दासत्व और जगीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों यानी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी जन्म से कौन प्रथम स्टेट में है, द्वितीय स्टेट में है, उससे कोई लेना देना नहीं है। याद रखिए, सब लोग कानून के समक्ष जो है समान है। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को भी क्या किया, खत्म किया। ये तो था उसका नेपोलियन संहिता में जो भी परिवर्तन किए गए, ये परिवर्तन थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि नेपोलियन के आर्थिक सुधार का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, नेपोलियन के आर्थिक सुधार का क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस में शक्तिशाली शासन स्थापित करने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नेपोलियन ने शासन की संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया, यानी एक तरह से कहिए सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को नियुक्त करके प्रशासनिक अराजकता को समाप्त कर दिया। नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। फ्रांस की महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध स्वरूप आंदोलन चलाए। ये था, याद रखिए, नेपोलियन का आर्थिक सुधार के प्रभाव। नेपोलियन ने जो आर्थिक सुधार किया था उसका ये प्रभाव पड़ा। तो आप लोग इसको बहुत टेंशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ डाल देंगे, उसके बाद इसको और बेहतरीन तरीके से आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और कई बार पूछा गया प्रश्न कि वियना की संधि क्या थी। इस संधि के प्रमुख उद्देश्य और व्यवस्थाओं का वर्णन करना है। चलिए देखते हैं। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया आदि यूरोपीय शक्तियों ने सन 1815 ईस्वी में सम्मिलित रूप से नेपोलियन को पराजित कर दिया। याद रखिए, सम्मिलित रूप से मैंने क्या, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया सब लोग मिलकर के 1815 ईस्वी में नेपोलियन को हरा दिए। इन विजेता देशों के प्रतिनिधि युद्धोपरांत व्यवस्था को बहाल करने के लिए एक समझौता तैयार करने के उद्देश्य से वियना में मिले। याद रखिए, ये जितने देश आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये और नेपोलियन पूरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए वियना में मिले सन 1815 ईस्वी में। इस सम्मेलन की जो मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख कर रहे थे। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 ईस्वी में वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन ने युद्ध के दौरान किया था। इस संधि की मुख्य व्यवस्था इस प्रकार थी। याद रखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो शासन की सत्ता को बहाल किया जाए, यानी फ्रांस में फिर पुराने राजतंत्र की स्थापना किया जाए और फ्रांस के उन इलाकों को खो दिया जिन पर नेपोलियन ने कब्जा किया था। याद रखिए, वियना की संधि के कारण क्या हुआ, तो ये बूर्बो वंश का शासन हुआ, फिर राजतंत्र की बहाली की गई तो बूर्बो वंश का, और फिर जो है जो इलाका नेपोलियन जीता था उन इलाकों को पुनः खो दिया फ्रांस ने। तो ये वियना की संधि के कारण हुआ था। चलिए, उसके बाद है कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। फ्रांस की जो बॉर्डर लाइन थी उस पर कई राज्य बना दिए गए ताकि जो है फ्रांस जो है अपने बॉर्डर लाइन को फिर मैंने बड़ा ना कर सके, यानी जितना में एक तरह से सीमित कर दिया गया जो पुरानी व्यवस्था थी पहले जैसे। उसके बाद कह रहा है कि फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड को राज्य को स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था। दक्षिण में पिडमॉन्ट और जेनेवा जोड़ दिया गया। फिर कह रहा है कि प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। फिर कह रहा है कि नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया, जबकि प्रसा को मैक्सिनी का एक हिस्सा प्रदान कर दिया गया। फिर कह रहा है कि इनका सबका मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली करना था जिनको नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का भी लक्ष्य रखा गया था, यानी जो पुरानी व्यवस्था है। वियना की संधि में याद रखे, वियना की संधि का सन याद रखेगा 1815 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता मेटरनिख ने किया था, और मेटरनिख ने ही कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम होता है। इसको याद रखिएगा, मस्ट इंपोर्टेंट है।